एवरीवन, वेलकम टू इनक्वेस्ट आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को, जहाँ पे हम लोग पॉलिटी को लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी वी आर डूइंग फ्रॉम द लक्ष्मीकांत, और इसको हम लोग माइंड मैप की हेल्प से कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फ़िलहाल के लिए चल रहा है अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इस चैप्टर का एक पार्ट आप लोगों के सामने कल डाल दिया गया था। नेक्स्ट इज डूइंग नाउ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और जो भी क्वेश्चन आपका रहता है पूरी क्लास से रिलेटेड प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग करने वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, चार्टर एक्ट आया था 1853। इसके अंदर जो पावर है, वो जो टाइम है लेजिस्लेशन का, उस सबको एक्सटेंड ज़रूर कर दिया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि वो कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर रहे थे। इससे पहले जो लेजिस्लेशन का टेन्योर था उसको एक्सटेंड किया गया था 20 साल तक, 1833। तो इसीलिए अगला एक्ट जो है वो 1853 में आया। नेक्स्ट ईयर 1853 में भी एक्सटेंड किया गया, बट टाइम फिक्स नहीं बताया गया। इसी दौरान इंडिया के अंदर बहुत सारे रिवोल्ट, छोटी छोटी जगह में लोगों के मन में जो है विद्रोह चल रहा था, जिसको एक बड़े पैमाने पर अगर हम नाम दें तो वो रिवोल्ट का रूप उसने ले लिया। इसीलिए हम 1857 की पहली अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह या क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया में भी कुछ हिम्मत है भाई, इंडिया भी तुम्हें खदेड़ सकता है, और अंत में खदेड़ भी दिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स डर गए। इसीलिए उन्होंने अब ये एक चीज़ थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमें इंडिया में रहना है, इफ़ वी वांट टू लिव इन इंडिया, तो हमें इंडियंस की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इनको तो फेवर हमें करना ही पड़ेगा। इनको तो अपनी लेजिस्लेशन में, एग्जीक्यूटिव में या कहीं पे भी जो है वो हेल्प इनको जगह देनी ही पड़ेगी, तभी जाके हमें रहने देंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने जितने भी एक्ट अब लाने लग गए वो इंडिया के नाम पे आने लगे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। राइट, कुछ बातें हुई इसमें, कुछ काउंसिल्स आए, वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। इसके अंदर 3 और आगे देखी गई, बाद में देखते हैं क्या क्या चीज़ 1858 में हमें दिखाई देती है। कि जो EIC थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ख़त्म हो गई, कंपनी रूल ख़त्म हो गया, क्राउन रूल अब यहाँ से स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे अब गवर्नर जो शब्द था वो बदल गया, अब वो वाइसराय बन गया। पहले वाइसराय कौन है वो आप लोगों को बताना है। राइट, पहले वाइसराय या फिर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एक ही है, एंड वो कौन है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट जो थी ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो खत्म हो गई, दैट वाज अबॉलिश्ड। इसके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए, मतलब लाइक वो पॉलिटिकल हेड बन गए, और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? चार्ल्स वुड बने। ठीक है, तो बाकी चीज़ें थी और भी जो आप लोगों को साथ के साथ पढ़ के चलनी है, और इसी को ही आप लोग गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हो। एंड EIC को ख़त्म कर दिया गया। गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स थी टेरिटरीज वाली, वो ब्रिटिश के क्राउन के पास चली गई है यहाँ पे। एंड एक नया अपॉइंटमेंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और इसके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जिसके अंदर 15 मेंबर होते थे जो इनको हेल्प करते थे, असिस्ट करते थे। ठीक है, तो ये था अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद जो एक्ट आता है दैट वाज द इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे। इसमें कई सारी चीज़ें सामने आती हैं हमारे। पहली चीज़, जो वाइसराय इस टाइम पे होते हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं इंडियंस को। ही कैन नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल नहीं है अभी तक भी, एज अ नॉन ऑफिशियल्स मेंबर के नाम पे इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पे बंगाल और मद्रास की जो पार्स हैं, मद्रास की जो प्रेसिडेंसी पावर है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया। एक नई काउंसिल यहाँ पे गठित की गई है। ठीक है, ये देखो, रीस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, लेजिस्लेशन बनाया गया जो अभी मैं कह रही हूँ। 15 मेंबर जेंटलमैन ऑफ द लीगल प्रोफेशन, एक ये बना। इसके साथ एक नई काउंसिल बनी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए। पोर्टफोलियो सिस्टम बनाया गया। इस पोर्टफोलियो सिस्टम के दौरान गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए गए, और सबको कुछ ना कुछ कार्य जो है वो सौंप दिया गया।
यहाँ पे वाइसराय के पास ये अधिकार हो गए थे कि वो देश भर में ट्रांजैक्शन जो भी होती है, जो भी चीज़ हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसको बहुत ही कन्वीनियंट वे में कर सके, ये अधिकार वाइसराय के पास था। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया सामने एंड इट वाज डन बाय द लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इनके द्वारा जो है वो लाया गया। एक और चीज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्ट, वाइसराय के पास एक अधिकार आ गया किस चीज का? ऑर्डिनेंस का। आई थिंक ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। इज इट राइट? कमेंट में बताओ। एंड विदाउट सहमति, विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना काउंसिल की सहमति के वाइसराय ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे, और इस इमरजेंसी के दौरान जब इमरजेंसी अगर लगती है तो ऐसा कर सकते थे। और इस ऑर्डिनेंस की जो टेन्योर था, जो लाइफ थी, वो कितनी थी? 6 महीने। इट वॉज द 6 मंथ। प्रेजेंट एक ऑर्डिनेंस को चलने की कितनी पावर कितना टाइम होता है, वो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। कितना टाइम होता है कमेंट में बताओ। फिलहाल एक ऑर्डिनेंस अगर पास होता है और इमरजेंसी के दौरान तो कितना होता है? अगर आज मैं ऑर्डिनेंस के बारे में कुछ और चीजें आप लोगों को बताऊं तो वो कुछ ये होंगी। ऑर्डिनेंस पास किया जाता है फिलहाल प्रेसिडेंट के द्वारा। जब दोनों हाउस नहीं है, व्हेन द बोथ हाउस एब्सेंट, जब दोनों हाउस नहीं है, ओनली देन ही कैन डू सो। सिर्फ उन्हीं लॉज के लिए ऑर्डिनेंस पास होगा जिन पे लेजिस्लेशन, कोई बिल, कोई लॉ बना सकती है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक पे बनाया जाएगा। ठीक है, अगर एक भी हाउस है, हाउस अगर मान लो राज्यसभा है, वैसे राज्यसभा परमानेंट है, वो खत्म नहीं होता है, तब भी प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी लॉ बनना होता है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है, और लोकसभा होती है जो डिसॉल्व होती है। अगर मान लो ये नहीं है सदन में तो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस हर बार नहीं लाया जाता। अगर बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसी सिचुएशन लगती है कि अभी भी प्रेसिडेंट को सामने आना पड़ेगा, लो बहुत ही सिचुएशन बहुत ही ग्रेव हो गई है, ओनली देन प्रेसिडेंट कैन पास अ ऑर्डिनेंस। ठीक है, टेन्योर क्या है आपको कमेंट में बताना कि कितने महीनों के लिए वैलिड रहेगा। जब लोकसभा सदन में आ गई है, उसके आने के 1 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा से भी आपको वो बिल, वो ऑर्डिनेंस पास कराना होगा। और इस बीच आप राज्यसभा से पास करा सकते हो जब तक कि छुट्टी पे है लोकसभा। पहले राज्यसभा से करा लो, जब लोकसभा आएगी तो उससे करा लेना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अगर उन्होंने पास कर दिया तो वो एक्ट बन जाएगा, और अगर उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और तो वो चीज़ जो है वो वैनिश हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ टाइम होता है, अकॉर्डिंगली ये चीज़ चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे देखो, वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था, एंड ही वाज द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि जो पावर्स का बंटवारा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर्स को बांट देना, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं भाई अपने सामने, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। नेक्स्ट आता है 1892 वाली काउंसिल एक्ट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेम। यहाँ पे एक 6 वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बना दी गई है, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल 1892 में जो सेंट्रल और प्रोविंशियल, प्रोविंस मतलब जो स्टेट होते थे, उनकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है, उनके मेंबर्स को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। कितने से कितने हो गए हैं? ऑफिशियल मेजॉरिटी तो रहेगी, लेकिन इनकी जो नंबरिंग है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, वो बढ़ गई है। जैसे ये देखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पे बजट को डिस्कस करने की पावर दे दी गई है। एग्जीक्यूटिव के पास ये भी पावर आ गई है कि वो सवाल जवाब कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके, जैसे कि आज के टाइम पे होता है। यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ द सम नॉन ऑफिशियल मेंबर का अधिकार है। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वाइसराय के द्वारा
मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हो, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये अधिकार गवर्नर को दिया गया है। लेकिन कुछ रिकमेंडेशन है, डिटेल आप पढ़ लेना। 1892 के काउंसिल एक्ट में इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि जो इलेक्शन एक शब्द है ना, इस समय पे इंट्रोड्यूस हो चुका है। चुनाव, ये जो शब्द है ये यहाँ पे चुन लिया गया है। हालांकि इनडायरेक्ट हो रहा है, बट ये वर्ड इस्तेमाल पहली बार कब होता है? 1892 में होता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को बढ़ा दिया गया, मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को एनहांस कर दिया गया, बजट को डिस्कस करने की पावर और क्वेश्चंस करने की पावर भी एग्जीक्यूटिव को दे दी गई। ठीक है, तो अभी हम लोग गाइज ये पढ़ चुके हैं, 1909 आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी हो गया है, बाकी के एक्ट आगे करते हैं। 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इट्स वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1909 में बहुत से बदलाव और बहुत सी फेवर हमें इंडिया के लिए देखने को मिलता है। इससे पहले 1905 में, 1907 में बहुत कुछ हुआ है, जैसे स्वराज आंदोलन वगैरह चला और बंगाल डिवीज़न हुआ। 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला, जब हम लोग ने ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट किया, उनकी बनी हर चीज़ को बॉयकॉट किया, और हमने सेल्फ इंडिया को प्रमोट किया, है ना, बहुत सी चीज़। और इंडियंस का एक उग्र जो रूप है वो ब्रिटिशर्स इस समय पर देख चुके थे। इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में काफ़ी सारे चेंजेस मिले। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी जिसका नाम था डिवीज़न पॉलिसी, जो कि खैर वो हमेशा करते थे। यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की शुरुआत कर दी थी। मुस्लिम के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है या जो वोटिंग का सिस्टम है वो अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। यानी कि मुस्लिम एक हेड खड़े होंगे और उस हेड को वोट करने वाले सारे मुस्लिम बंदे ही होंगे, एंड दैट वाज नॉन एज अ सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या बोल रहे थे हम? सेपरेट इलेक्टोरेट। पहली बार अलग इलेक्शन हुए तो 1909 में हुए, मुस्लिम के हुए, इसीलिए मिंटो को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए भी जाना जाता है मुस्लिम के लिए। ठीक है, ये वाली चीज़। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड कर दिया गया और यहाँ पे इंडियंस को भी हिस्सा बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसराय और गवर्नर का। क्या क्या चीज़ें हुई? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन मेजॉरिटी रही, नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी बट नॉन इलेक्टेड मेजॉरिटी। यहाँ पे वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को शामिल किया गया एंड द नेम वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले जो इसमें शामिल हुए। ठीक है, जो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, सांप्रदायिक रिप्रेजेंटेशन, वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम आफ्टर ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम, जिसको शिमला डेप्यूटेशन के नाम से जब जानते हैं, उसके बाद ये चीज़ स्टार्ट होती है। फाइन, तो मेन जो मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जो लॉर्ड मोर्ले हैं, ही वॉज द सेक्रेटरी, एंड जो मिंटो है ही वॉज द वाइसराय। तो फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट मिंटो को जो है वो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं की प्रेजेंस में ऐसा हुआ। और काउंसिल की जो संख्या है वो 16 से बढ़ के 60 नंबर यहाँ पे हो गए हैं। सबको क्लियर है? तो गिव मी अ बिग थम्स अप गाइस, जल्दी बताएं। क्लियर है क्या सबको? इसके बाद और चीज़ें आई और इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हो, और यही वही चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बता दी। इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इज द लो मेंबर। हमारी तरफ से पहले बंदे कौन थे? ही वॉज द पर्सन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट चीज़ आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस बीच और भी बहुत कुछ हो गया है। 1909 के बाद पहली जो दिल्ली को कैपिटल हमारी बना दिया गया था, ठीक है, 1911 में इस चीज़ में भी बदलाव आए। 1914 में 1915 में, 1914 में कुछ हुआ है, वो वर्ड मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1915 में जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, ही वॉज केम। ठीक है, इसीलिए प्रवासी दिवस भी तब से मनाया जाता है। और जब वो आते हैं तो 1917, 1918 काफ़ी सारे आंदोलन चले,
राइट। सत्याग्रह आंदोलन या किसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला कई आंदोलन उस बीच चल चुके हैं। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसको आप क्या बोलते हो, मोंटेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एंड इस समय पे जो मोंटेग्यू है वो सेक्रेटरी है, ही वॉज अ सेक्रेटरी। और जो ये है, ये कौन है, ये वाइसराय हैं। इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी और चेंजेस आपको मिलते हैं क्योंकि मुस्लिम के इलेक्शन से उनको अलग से शुरुआत हुई थी और 1919 के एक्ट में सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए भी अलग से इलेक्शन होने शुरू हो गए थे। यहाँ पे एक सेंट्रल सर्विस कमीशन स्टार्ट हो गया था ताकि सिविल सर्वेंट जो है उनको रिक्रूट किया जा सके, जैसे कि आप अभी हो रहे हो। सेंटर और प्रोविंस के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आज हम कहते हैं ना कि भाई ये यूनियन लिस्ट में आते हैं और ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, ऐसे ही सेंटर और प्रोविंस के नाम से अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो बट गए थे और जिनका नाम किस टॉपिक में आ गया था, एक आ गया था ट्रांसफर्ड और एक आ गया था रिजर्व्ड। यहाँ पे प्रोविजन फॉर 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वाइसराय इन टू बी इंडियन बोल दिया गया था क्योंकि वाइसराय की जो काउंसिल में बंदे थे ना, 6 में से 3 तो भाई इंडियंस ही रहेंगे। इस समय पे बाइकैमरलिज्म यानी कि द्विसदन जैसे राज्यसभा और लोकसभा ऐसे करके 2 हाउस जो है वो बनने शुरू हो गए थे और इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान था फिलहाल तक, बट 1919 एक्ट के तहत डायरेक्ट इलेक्शंस भी शुरू हो गए। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड की, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांसफर्ड एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, सो भाई ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट थे वो गवर्नर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहे थे, प्लस उनकी मिनिस्टर्स जो काउंसिल के थे ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वो उनकी मदद कर दिया करते थे। अगर हम लोग रिजर्व की बात करें तो इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड उनकी काउंसिल, इसके एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है वो होती थी, बट विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। समझिए बात को। इसी चीज को डायरकी के नाम से भी जाने जाने लगा। डायरकी का मतलब होता है डबल रूल, आप 2 बार रूल कर रहे हो ना, वैसे वाली चीज। ठीक है। तो अब डायरकी पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान पहली बार इंट्रोड्यूस आपको देखते हुए मिलती है। यहाँ पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को बाइकैमरल लेजिस्लेचर के हिसाब से उसको बदल दिया गया। दैट बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसी को आप बाइकैमरलिज्म भी बोलते हो और उसका मतलब होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। इसके साथ एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया 1926 में। एक्ट यही था बट 1926 में बनाया गया था ताकि सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जा सके। यहाँ पे प्रोविंस का बजट और सेंटर का बजट अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग बना दिए गए, जैसे आजकल राज्य और केंद्र का अलग बनता है ना, वैसे करके। ठीक है। एक स्टैट्यूटरी कमीशन भी गठित किया गया इस दौरान ताकि जितनी भी जो भी रिपोर्ट होती हैं, वट एवर द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आती हैं वो सारी कमीशन के द्वारा देखी जाए। ठीक है। इस एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1919 में हम देखो बात कर लेते हैं थोड़ा बैकग्राउंड की, कि होम रूल लीग आती है जहाँ हम लोग सेल्फ रूल डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 6 में से 3 बंदे तो इंडियंस ही दे दिए, है ना। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है इसमें, 1914 से 1919 तक चला है कि नहीं। मोंटेग्यू डिक्लेरेशन, इंक्रीज किया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच। बोले कि भाई तुम लोगों को भी ले लेंगे, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो, है ना, क्यों हमारे मतलब पीछे पड़ गए हो, वो वाली चीज़ है। वही ना, ब्रिटिशर्स डरना शुरू हो गए थे। तो इसकी हाईलाइट क्या क्या है, मोंटेग्यू चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म बोलते हो, डायरकी आती है, बाइकैमरलिज्म सेंटर पे आता है, सेंटर सब्जेक्ट को डीमार्केट और सेपरेट कर दिया गया प्रोविंस से, ट्रांसफर्ड और रिजर्व बना दिए गए जैसे ये वाले। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर गवर्नर होते थे बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, मतलब वो ऑनर हो गए मान लो, और जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ गई है, डायरेक्ट इलेक्शन भी देखने को आपको मिल गए हैं। राइट, एनीवन हैव एनी डाउट गाइस? नेक्स्ट अपने सामने आता है, इसके बीच हमने साइमन कमीशन भी देख रहे हैं जो कि 1927 में आया है, और फिर साइमन गो बैक का नारा भी लेकर आया जाता है। ये मॉडर्न में आप लोग पूरा डिटेल में करना, ठीक है।
कमीशन ने इसकी जो रिपोर्ट है वो 1930 में सबमिट करी और यहाँ पे बहुत सी प्रोविज़न लेकर आया कि भाई डायरकी को अबॉलिश करने की बात करता है ये कमीशन। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड करने की बात करता है प्रोविंस में। इसके साथ फेडरेशन की बात कर रहा है, फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट हैं इनको चलाने की, कंटिन्यू करने की बात की जा रही है। साइमन एक बंदा ब्रिटेन से आया था, ये सारी रिपोर्ट लेकर आया था, ठीक है ना। लेकिन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग। और एक चीज़ ये थी कि इस साइमन कमीशन के अंदर सारे ही तो बंदे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन को तो जगह ही नहीं दी, इसीलिए हमने नारा लगा दिया साइमन गो बैक, निकलो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तुम, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हुई। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम अभी कर लेते हैं, दैट वॉज द कम्युनल अवार्ड 1932। इस समय पे राम से जो मैकडोनल्ड हैं, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने माइनॉरिटी के लिए भी एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो सामने दिखाई, एक स्कीम लेकर आए माइनॉरिटीज़ के लिए, जिसको ही आप लोग कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हो। ये अवार्ड ना ही तो सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू कर रहा था, मुस्लिम वाला और क्रिश्चियन वाला, बल्कि इसको जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी ना, डिप्रेस्ड जो बैकवर्ड कह लो या डिप्रेस्ड कह लो, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, उनको भी एक्सटेंड किया जा रहा था। यानी कि इस समय इलेक्शन हो रहे थे, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, क्रिश्चियन के अलग, एंग्लो इंडियंस के अलग, और फिर शेड्यूल कास्ट का भी एक और सेक्शन बना दिया था, भाई इनके इलेक्शन अलग होंगे ऐसे करके। लेकिन क्योंकि ये वाला प्रोविज़न हमारे देश को और बांट रहा था, तो गांधी जी वॉज अ डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, कि वो उस चीज़ के लिए मतलब विरोध में थे, एंड अंडरटुक, और उन्होंने येरवडा जेल में मतलब फास्ट किया अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ तक का फास्ट उन्होंने किया। एंड देयर वाज एन एग्रीमेंट। उसके बाद कांग्रेस लीडर में और डिप्रेस क्लास में एक एग्रीमेंट हुआ, और उसी एग्रीमेंट का नाम था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के अंदर हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को किया गया, और रिजर्व सीट जो है वो डिप्रेस क्लासेस के लिए हमने दे दी। भाई तुम्हारे इलेक्शन अलग नहीं होंगे, हमने कुछ सीट को रिजर्व कर दिया, भाई इसमें तुम ही लोगों का इलेक्शन होगा, अलग से बकायदा इलेक्शंस नहीं होंगे। वो एक चीज़ जो है वो इस समय पे ले आई गई 1932 में पूना पैक्ट के तहत, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आज हम अपने संविधान को देखते हैं तो संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा हमने इसी एक्ट से लिया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्ट को अच्छे से जानना। एक तो देखो 3 लिस्ट जो अपना 7th शेड्यूल में आज के समय में है, वो 3 लिस्ट इसी एक्ट में बट गई थी। एक बन गई फेडरल लिस्ट, एक बन गई प्रोविंस की, और एक बन गई कंकरेंट की। ये सारे सेंटर के सब्जेक्ट, ये सारे स्टेट के सब्जेक्ट, और इसमें मिक्स सब्जेक्ट जो है वो डल गए थे, ठीक है, दोनों की पावर हो गई थी। बाकी कोई भी अगर सब्जेक्ट बच गया, यानी कि रेसिडुअरी सब्जेक्ट हो गया, वो वाइसराय के अख्तियार में था, वाइसराय उसके ऊपर डिसीजन लेते थे। यहाँ पे प्रोविंस के अंदर द्विसदन नहीं था, डायरकी नहीं थी, उस चीज़ को ख़त्म कर दी गई है, और इस डायरकी को सेंटर के टाइम पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यहाँ पे जो बाईकैमरलिज्म है वो प्रोविंसेस में बट गया है, मतलब उसमें बढ़ गया है, यानी कि टोटल 11 प्रोविंस थी ना, तो 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म आ चुका है। सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट, वेमेन और लेबर्स के लिए आए। काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म हो गई, आरबीआई, फेडरल कोर्ट, एफपीसीएस और पीपीसीएससी, ये सब चीज़ भी इस समय पे आपको बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट बताइए। बाकी रेसिडुअरी पावर गवर्नर जनरल, वही सॉरी गवर्नर जनरल ही वाइसराय, ठीक है, एंड बाईकैमरलिज्म आया। 6 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास और यूपी थी। डायरकी सेंटर में आई, और ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट रही। लास्ट एक्ट जो अपने सामने आया, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया तो उसकी चीज़ें चली, और फिर 1939 से लेके 1945 तक एक सिस्टम आता है, एक चीज़ चली, वर्ल्ड वॉर 2, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी अब इंडियंस की।
ब्रिटिशर्स डिमांड कर रहे थे कि भाई हमें इंडियंस की हेल्प मिल जाए। एक्चुअली ब्रिटिशर्स का प्लान ये था कि भाई तुम मरो तो इंडिया वाले और जगह मिले ब्रिटिशर्स को, ये प्लान था। तो इसी वजह से और भी बहुत सी चीज़ों की वजह से इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था। बट इंडियंस इस टाइम तक अवेयर हो चुके थे ब्रिटिशर्स के बारे में, राइट। इसीलिए जो मेन मुद्दे मैं आपको बता दे रही हूँ, 1942 में एक आंदोलन चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। प्लीज़ भी रिमेंबर, इस मूवमेंट का कोई भी लीडर नहीं था। शुरुआत गांधी जी ने ज़रूर की थी, बट ही वॉज नॉट द लीडर एट दैट मोमेंट। वो लीडर नहीं बने थे, ठीक है, वैसे चला था ये। इसके बीच 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई, और भी बहुत कुछ हुआ है भाई। कभी ये सोचो कि मैंने ज़्यादा नहीं बताया, पॉलिटिकली इतना ठीक है। 1946 में एक संवैधानिक सभा बुलाई गई, जिसकी 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, और फिर किस तरीके से हमें संविधान बनाना है ये शुरुआत इस समय पर हो चुकी थी। 9 को मीटिंग हुई, 11 को हुई, 13 को हुई, इट कंटिन्यू, एंड करीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है वो हमें लगे पूरा इसको बनाने में, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अपने सामने आता है। तो भाई अब खुश हो जाइए, भारत आज़ाद हो गया है ठीक है। तो चलो, क्या क्या चीज़ें हैं इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में अगर थोड़ा विचार विमर्श करें तो 1919 में जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, 1920 में असहयोग आंदोलन, 22 में आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ, 22 में चोरा चोरी का हत्याकांड भी हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1939 में वर्ल्ड वॉर, 42 में क्विट इंडिया, फिर जुलाई 1947 में हम इंडिपेंडेंस की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। पहली चीज़, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिठा दी गई सेंटर और प्रोविंस लेवल पे, डुअल फंक्शंस किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट और लेजिस्लेटिव के, वही असेंबली बनाई, राइट। डेजिग्नेटेड द वाइसराय इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये संवैधानिक हेड बन गए। जैसे कि आज हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट साहब संवैधानिक पोजीशन है ना, ऐसे ही। तो ये सब चीज़ें थी जो सामने आई। आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहले वाइसराय कौन थे, ठीक है। होम रूल लीग जो लाई गई उसके मुख्य मेंबर्स कौन थे, उनके 2 हेड थे, एक तो लेडी थी और एक हमारी तरफ से एक मेन थे। कौन कौन थे वो आपको बताना है। और इंडिया में ये चीज़ कब आई ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। डायरकी से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट यू मीन बाय डायरकी। और लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा इस पे प्रकाशित डालना है। लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन है, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आज की क्लास ये, नेक्स्ट जो वीडियो, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। Thank you so much everyone. Thank you all of you. Do like the session, share it with your lots of friends. Subscribe ज़रूर कर लेना, हिट करो बेल आइकन to get all the recent update, ठीक है। चलिए, thank you so much.